So, very good afternoon, everyone. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. So, we were discussing about the topic that was anemia, right? And evacuant anemia, simple evacuant anemia. Yesterday we have discussed about cold anemia, right? And we have discussed about medicated anemia. तो आज जो हम करेंगे आपका डिस्कस टॉपिक इसके anemas mein, that is anemia, and today we are going to discuss about the retained anemia, right? So let's start with it. So as I have told you in the previous class that retained anemia has 5 classification. Number 1 is stimulant anemia, another one is nutrient, then emollient anemia is there, then sedative anemia is there, and then anesthetic anemia is there, right? तो ये अभी हम one by one discuss करेंगे कि what actually stimulant anemia, what is the purpose of nutrient. So number 1 comes stimulant anemia. So the stimulant anemia is given in the treatment of shock and collapse, right? So when the patient is in shock किसी भी तरह का हो सकता है, heat stroke हो सकता है की वजह से हो सकता है, या फिर hypovolemia की वजह से हो सकता है, right? और जिसकी वजह से patient की जो लाइफ है, ठीक है, वो अंडर थ्रेट है, तो उस केस में हम स्टिमुलेंट एनीमा देते हैं. It is also sometimes given in case of poisoning. Example, coffee anemia is given in case of opium poisoning, right? तो स्टिमुलेंट एनीमा हम पॉइजनिंग के केस में भी देते हैं. लाइक किसी ने ड्रग ओवरडोज ले लिया है, ओपियम होती है ना, ओपियम इज अ नार्कोटिक ड्रग, राइट? तो किसी ने ओपियम ले ली है और ओवरडोज हो गई है उसको, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम कॉफी एनीमा देते हैं. सो दैट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट एनीमा. तो दैट मीन्स कि इसके दो पर्पसेस आपके हो गए कि एक तो ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड कोलैप्स के केस में हम इसे दे सकते हैं. सेकेंड, वी कैन गिव इन केस ऑफ पॉइजनिंग. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है सॉल्यूशंस. कौन कौन से सॉल्यूशन जो है वो हम यूज करते हैं एज अ स्टिमुलेंट एनीमा. सो वी आर यूजिंग ब्लैक कॉफी. ब्लैक कॉफी बीन्स होते हैं जो, ठीक है, उसका पाउडर बनाते हैं. तो ब्लैक कॉफी से 1 टेबल स्पून आपने कॉफी पाउडर लेना है ब्लैक कॉफी का, और उसको आपने 300 ml वाटर में डालना है, ठीक है. 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर लोगे और उसको 300 ml वाटर में आप डिसॉल्व करोगे. देन नेक्स्ट आता है ब्रांडी. ब्रांडी तो आप सबको पता होगा. ब्रांडी में क्या करेंगे हम, 15 ml हम ब्रांडी लेते हैं और उसको हम 120 to 180 ml ऑफ ग्लूकोज सलाइन के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं. देन नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. तो स्टिमुलेंट एनीमा जब आप दे रहे हो तो उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आपने कितना अंदर डालना है वाया रेक्टम, ठीक है. सो जो आप डालोगे दैट इज मिनिमम 180 ml और मैक्सिमम आपने 240 ml आपने जो है वो डालना है, ठीक है. देन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन. टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन जो होना चाहिए इसके अंदर दैट शुड बी बिटवीन 108 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्लियर बेटा? तो दो सॉल्यूशन हम इसमें यूज करते हैं. वन इज ब्लैक कॉफी, अदर वन इज ब्रांडी. क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है आपका सिडेटिव एनीमा. आफ्टर स्टिमुलेंट एनीमा सेकंड वन इज सिडेटिव एनीमा. इसको बेटा हम रिटेन्ड एनीमा के अंडर पढ़ रहे हैं. रिटेन्ड एनीमा का मतलब क्या है, पेशेंट को कुछ समय के लिए सॉल्यूशन को अंदर रिटेन करके रखना है, लाइक फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है. इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिटेन्ड एनीमा, राइट. देन सिडेटिव एनीमा आता है इसके अंदर. रिटेन्ड एनीमा में सेकंड है. सो इट इज रिटेंशन एनीमा कंटेनिंग अ सिडेटिव ड्रग गिवन टू इंड्यूस स्लीप. तो सिडेटिव एनीमा हम पेशेंट को कब देते हैं, जब हम चाहते हैं कि वो थोड़ा अनकॉन्शियसनेस में चले जाए, यानी कि स्लीप, जैसे कि उसके अंदर हमने उसको नींद नहीं आ रही है तो नींद इंड्यूस करने के लिए हम देते हैं. तो हम उसको एक सिडेटिव ड्रग देते हैं जिससे कि वो सिडेट हो जाता है, बेहोश हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है. तो दैट इज अ सिडेटिव एनीमा. सो कौन कौन सी ड्रग जो है वो आप यूज करते हो सिडेटिव एनीमा के अंदर. नंबर 1 इज पैराल्डिहाइड, सेकंड वन इज क्लोरल हाइड्रेट एंड थर्ड वन इज पोटेशियम ब्रोमाइड. तो ये 3 ड्रग्स जो है वो आप सिडेटिव एनीमा की तरह आप यूज कर सकते हो. और लेकिन ये जो एनीमा है आपने हमेशा और हमेशा उतनी डोज में और वही ड्रग देनी है जो कि डॉक्टर ने एडवाइस करी है. क्लियर? सिडेटिव एनीमा, yes or no maybe? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. देन नेक्स्ट आता है इमोलिएंट एनीमा. ठीक है, इमोलिएंट एनीमा.
सो इमोलिएंट एनीमा का मतलब क्या है, जो हम एक तरह से इमोलिएंट की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है रेक्टम की या इंटेस्टाइनल वॉल की, उसकी इरिटेशन को कम करे, जो that is emollient enema. So this is an introduction of bland solution into the rectum for the purpose of checking diarrhea or soothing and relieving irritation of an inflamed mucous membrane. ठीक है, इमोलिएंट आप बोल सकते हो, जैसे कि आपके कई बार लिप्स ड्राई हो जाते हैं, है ना, लिप्स ड्राई हो जाती हैं तो आप इमोलिएंट क्या लगाते हो, आप वैसलीन लगा लेते हो या कोई लिप बाम लगा लेते हो, तो वो क्या होता है, एक तरह का इमोलिएंट होता है, राइट। तो यहाँ पे इमोलिएंट एनीमा का काम क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी इंटेस्टाइन की, ठीक है, वो इरिटेट हो रखी है डायरिया की वजह से या किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको सूदनिंग इफेक्ट देने के लिए, उसको आराम पहुंचाने के लिए जो है वो हम क्या देंगे, इमोलिएंट एनीमा। और कौन कौन सा सॉल्यूशन जो है आप इसमें यूज करते हो, तो यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्च एंड ओपियम, और जो ओपियम आपने इसमें लेना है दैट इज ओनली फ्रॉम 1 to 2 ml, और जिसको कि आप 120 से 180 ml ऑफ स्टार्च, म्यूकिलेज और राइस वाटर में डाल सकते हैं। स्टार्च आता है ना, अरारोट भी बोलते हैं जिसको आप, अरारोट आटा सुना है, अरारोट Yes. का फ्लोर होता है ना, Yes. दैट इज ऑल्सो स्टार्च, ठीक है। और राइस वाटर को भी आप यूज कर सकते हो, चावलों का जो पानी होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ओपीएम 1 to 2 ml लेना है, उसको आपने 120 to 180 ml आपने स्टार्च म्यूकिलाज में या फिर आप राइस वाटर के अंदर उसको मिला के पेशेंट को दे सकते हैं रेक्टम के थ्रू। देन अकेला स्टार्च म्यूकिलाज भी दे सकते हैं। देन कितना सोल्यूशन आपने यूज करना है इमोलिएंट एनीमा, ये हमेशा बात याद रखना, क्योंकि रिटेंशन एनीमा है। रिटेंशन एनीमा क्या होता है, पेशेंट ने काफी देर तक सॉल्यूशन को अंदर रिटेन करके रखना है, इसलिए रिटेंशन एनीमा की क्वांटिटी हमेशा कम होती है। सिंपल इवैक्यूएंट में आपने पढ़ा था 750 ml, 850 ml, 1000 ml तक हम दे सकते हैं इवैक्यूएंट में, है ना, याद है ना, कल किया था हमने। उसमें क्या होता है, इवैक्यूएंट में पेशेंट को इतना देर रिटेन नहीं करना होता सोल्यूशन को, तो इसमें ज्यादा देर रिटेन करना होता है ना, इसलिए हम सोल्यूशन कम डालते हैं पेशेंट के अंदर। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना डालना है, सिर्फ आपने 120 to 180 ml, और टेम्परेचर जो सोल्यूशन का होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है बच्चे? Yes, Yes. ma'am. ओके, देन नेक्स्ट आता है एनेस्थेटिक एनीमा, ठीक है। एनेस्थेटिक एनीमा का पर्पस क्या होता है कि हम उसके अंदर कोई एनेस्थेटिक ड्रग डाल देते हैं, ठीक है। एनेस्थेटिक ड्रग डालने का पर्पस क्या होता है कि पेशेंट एनेस्थीसिया की कंडीशन स्टेट में चले जाए, मतलब उसको पेन फील ना हो, कुछ भी उसको नमनेस कोई फील ना हो, ठीक है, दैट इज एनेस्थेटिक एनीमिया, सॉरी एनीमा। एनेस्थेटिक एनीमा जो है, इट इज अ रिटेंशन एनीमा कंटेनिंग एन एनेस्थेटिक ड्रग टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया इन क्लाइंट। तो कौन सी ड्रग जो है वो हम यूज करते हैं एनेस्थेटिक एनीमा के अंदर, एवर्टिन है, दैट इज यूज्ड इन द डोजेज ऑफ 150 to 300 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 150 to 300 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो है वो हमने पेशेंट को देनी है ये वाली ड्रग, ठीक है बेटा। सो एनेस्थेटिक एनीमा है ये। देन नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट एनीमा, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा एनीमा जो कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, थोड़ा सा फ्लूइड बॉडी के अंदर पहुंचाए, ठीक है। सो इट इज अ रिटेंशन एनीमा टू सप्लाई फूड एंड फ्लूइड्स टू द बॉडी, एक ऐसा एनीमा है जो कि बॉडी के अंदर फूड और फ्लूइड पहुंचाने में मदद करता है। देन आता है सिलेक्शन ऑफ द फ्लूइड्स डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द कोलोन टू एब्जॉर्ब इट, ठीक है। तो इस तरह का फ्लूइड हमने देना है पेशेंट को जिससे कि उस पेशेंट का कोलोन जो है ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, उसकी उसे कौन सा डिसीज कंडीशन है उसको देखते हुए टाइप ऑफ सोल्यूशन हमने इसके अंदर चूज करना होता है। Then आता है nutrient anemia is particularly useful in condition like hemophilia which makes IV infusion difficult or undesirable, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट एनीमा जो है वो हम किन पेशेंट को देते हैं जिनको कि हीमोफीलिया होता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स में क्या है, आईवी इन्फ्यूजन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पेशेंट भी विलिंग नहीं होता क्योंकि उससे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है फिर उस साइड से, राइट। तो हीमोफीलिया वाले जैसे पेशेंट है उनको हम न्यूट्रिएंट एनीमा जो है वो दे सकते हैं, राइट। देन कौन कौन सा सोल्यूशन जो है वो हम न्यूट्रिएंट एनीमा में यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन हम यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज हम यूज कर सकते हैं 2 to 5% कॉन्सेंट्रेशन में। देन पेप्टोनाइज्ड मिल्क जो है वो हम यूज कर सकते हैं 120 ml, ठीक है। और इसके अंदर जो सोल्यूशन आपने देना है, ठीक है, वो आप 4 आवर्ली इंटरवल पे दोगे, 4 आवर्ली इंटरवल पे आप 180 to 270 ml पेशेंट को दोगे 4-4 घंटे के इंटरवल पे।
और टोटल 24 घंटे में 1100 से 1700 ml होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए अमाउंट, क्वांटिटी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक साथ नहीं देना सारा का सारा 1100 to 1700 ml, आपने 4 आवर्स के इंटरवल पे देना है, और 4 आवर्स के इंटरवल पे आपने 180 to 270 ml जो है वो इन्फ्यूज करना है पेशेंट के रेक्टम के थ्रू। देन आता है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसके अंदर जो आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर रहेगा दैट शुड बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, सबसे कम टेम्परेचर तक गया है जितने भी इम्पोर्टेंट, तो कितना होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका टेम्परेचर आपने रखना है न्यूट्रिएंट एनीमा में सॉल्यूशन का। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, so this is all about the types of anemia, right? Again I am summarizing, दो तरह के हमने इसमें एनीमा करे हैं, इवैक्यूएंट एनीमा एंड रिटेन्ड एनीमा। इवैक्यूएंट के अंदर आपने 3 करे थे, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, ठीक है, मेडिकेटेड एनीमा, एंड थर्ड वन वाज कोल्ड एनीमा, राइट? देन आपने रिटेन्ड एनीमा आज डिस्कस किया है, उसमें आपने 5 तरह के करे हैं। स्टिमुलेंट एनीमा है आपका, एनेस्थेटिक है, सिडेटिव है, ठीक है। देन आपका आ जाता है न्यूट्रिएंट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, ये 5 हमने इसमें डिस्कस करे हैं, ठीक है। एक बार आप फ्लो चार्ट फिर से देख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द मेनली द फ्लो चार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एनीमा दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट? So I will share this PPT in the WhatsApp group so that you can have short notes of this topic, right? Any doubts from this topic? No, ma'am. Okay. चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोसीजर ऑफ एनीमा। ठीक है, अब हमने एनीमा देना कैसे है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो द टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी, लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन सॉल्यूशन यूज्ड फॉर गिविंग एनीमा। अभी आपने बहुत सारी तरह के पढ़े है ना सॉल्यूशंस, कौन कौन सा सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम कौन सा यूज करते हैं वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो सोप जेली हम यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन हम यूज करते हैं, ग्लिसरीन हम यूज करते हैं, देन मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज करते हैं, राइट? मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज करते हैं, टिंचर एसोफेटिडिया हम यूज करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल हम यूज करते हैं, एलम यूज करते हैं नॉर्मली, देन सिल्वर नाइट्रेट हम 2% यूज करते हैं, और स्टार्च यूज करते हैं, राइट? सो दीज आर द कॉमनली यूज सॉल्यूशंस, राइट, एज एनीमा जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। इंडिकेशंस, अब कॉमनली इंडिकेशंस क्या है एनीमा देने के लिए किसी भी पेशेंट को? तो किसी भी तरह की कोई सर्जरी है उससे पहले हमें पेशेंट को एनीमा देना पड़ेगा, अगर पेशेंट खुद अपने आप स्टूल पास नहीं कर पाया है तो। देन पेशेंट को डायरिया है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन। देन हाइपरपायरेक्सिया है, ठीक है, पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया में क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हम यूज करेंगे। देन कॉन्स्टिपेशन एंड इम्पैक्टेड फीसेस होंगी, कॉन्स्टिपेशन या फिर इम्पैक्टेड फीसिस होंगी अगर, तब हम यूज करेंगे, ठीक है। देन बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल, कई बार क्या होता है बॉवल का हमें एग्जामिनेशन करना होता है, तो उसके लिए हमें पूरा एक क्लीन पिक्चर चाहिए होती है बॉवल की, तो उसको एम्प्टी करना पड़ता है हमें किसी भी तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले। देन चाइल्ड बर्थ से पहले हमें जरूरत पड़ती है इसकी एनीमा देने की, ठीक है। देन प्रायर टू बिगिनिंग अ बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने मुझे असाइनमेंट्स भी सबमिट किया, हमने डिस्कस भी किया था टॉपिक, तो बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी हम पेशेंट को एनीमा जो है वो देते हैं। सो दीज ऑल आर द, these 7 are the main indications for giving enema. Am I clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Then comes contraindications, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है जो कि contraindication है इसमें। नंबर 1 है आपका डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेटेड है पेशेंट तब नहीं करेंगे। देन यंग इन्फेंट्स के अंदर हम नहीं करते, इन्फेंट्स कौन से होते हैं जो 1 ईयर से कम उम्र के होते हैं, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं, राइट? देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है पेशेंट को, यानी कि वॉमिटिंग हो गया उसको, ठीक है, जिससे कि उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है। देन पेशेंट को हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है उसकी बॉडी का, तब हम नहीं यूज करेंगे। देन एब्डोमिनल क्रैम्प्स है पेशेंट को, एब्डोमेन के अंदर उसको पेन हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो उस केस में भी हम कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी कि हम एनीमा उस टाइम तक यूज नहीं करेंगे जब तक पेशेंट को क्रैम्प्स हो रहे हैं, राइट?
देन आता है जर्नल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या है? रिव्यू फिजिशियंस ऑर्डर, एनीमा देने से पहले आपने डॉक्टर के ऑर्डर्स आपने चेक करने हैं। देन सजेस्टेड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स इन इन्फेंट, वैसे इन्फेंट्स के अंदर हम जो है वो अवॉइड करते हैं यंग इन्फेंट्स में, ठीक है, लेकिन अगर हमें देना पड़ जाए तो सॉल्यूशन जितना कितना लेना है हमने 150 टू 250 ml। देन इन टॉडलर, ठीक है, टॉडलर होते हैं जो 1 to 3 इयर्स के एज ग्रुप के हैं, ठीक है, तो उनके अंदर 250 टू 350 ml तक होगा सॉल्यूशन का अमाउंट। देन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है 3+ है जो, ठीक है, तो 300 टू 500 ml होगा उसके अंदर क्वांटिटी फ्लूइड का। देन नेक्स्ट आता है आपका अडोलेसेंट, अडोलेसेंट के अंदर जो आपने इसका लेना है अमाउंट दैट इज 500 टू 750 ml का आपने सॉल्यूशन लेना होता है नीमा के लिए, और एडल्ट्स में इट शुड बी बिटवीन 750 टू 1000 ml। Then next point आता है journal instructions में, for giving retained enema the quantity given at a time should not be more than 100 to 150 ml, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट को retained enema दे रहे हो, कोई भी पेशेंट है, तो अगर आप उसको retained enema दे रहे हो तो एक टाइम पे उसको 150 ml से ज्यादा जो है वो क्वांटिटी का जो सॉल्यूशन है वो नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या है उसका रेक्टम जो है वो डिस्टेंड नहीं होगा, जिससे कि पेरिस्टालिसिस नहीं होगा। Then I listen to the complaints of the patient. You should not ignore any discomfort, however small it may be. ठीक है, अगर प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपने अटेंशन देना है, और जो अपना प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा बीच में होल्ड देना है, राइट। देन नेक्स्ट आता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। फॉर बिफोर दिस प्रोसीजर व्हाट ऑल यू आर सपोज टू डू इज, क्या आपने प्रीलिमिनरी असेसमेंट करनी है। सबसे पहले आता है चेक द डायग्नोसिस डेट एंड टाइम ऑफ सर्जरी। डायग्नोसिस आपने चेक करना है, ठीक है, क्या डायग्नोसिस है पेशेंट का, राइट। अगर उसकी कोई सर्जरी है तो कौन सी सर्जरी है, और डेट एंड टाइम क्या है सर्जरी का, ताकि आप एग्जैक्टली उससे पहले जो है वो पेशेंट को दे सको, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है इसमें assess the client for any evidence of constipation, abdominal pain or cramps, defecation difficulty etc, ठीक है। पेशेंट को आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए असेस करना है, एब्डोमिनल पेन के लिए असेस करना है, किसी तरह का पेशेंट को पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है, उसके लिए आप उसको असेस करोगे। देन असेस द क्लाइंट्स कंप्लेंट ऑफ एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल फुलनेस, ठीक है। पेशेंट को आपने असेस करना है कि उसका जो एपेटाइट है वो कैसा है, क्या उसको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो कंप्लेन अगर उसको नहीं लग रही है भूख तो आपने उस चीज को असेस करना है। देन एब्डोमिनल फुलनेस देखनी है, ठीक है, कि एब्डोमिनल उसकी जो है वो डिस्टेंडेड तो नहीं है। एब्डोमेन डिस्टेंड किस वजह से हो सकती है बच्चे बताओ। यस क्लास, एम आई ऑडिबल? शैल आई टेक आउट द नेम्स, नाम लूं फिर बताओगे आंसर? अच्छा, यस अंजलि, Yes, ma'am. प्लीज टेल मी एब्डोमेन डिस्टेंशन किस वजह से हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन किस वजह से हो सकती है बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी से बेटा। अंजलि आई एम आस्किंग यू। चंचल, Yes, ma'am. बताओ आंसर दो जो मैम क्वेश्चन नहीं। पूछा है मैंने। कितनी बार आपको मैंने बता दिया है कि अगर गैस होगी अंदर पेट में मैम तो गैस की वजह से होती है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। Then assess the client's mobility, history of any previous enema associated with irritation, injury, etc. ठीक है, पेशेंट का लेवल ऑफ मोबिलिटी देखना है। पेशेंट इमोबाइल है, ठीक है, चल फिर नहीं सकता है, अगर चल सकता है तो कितनी एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो वो चीजें आपने असेस करनी है। देन प्रीवियस हिस्ट्री पेशेंट की आपने एनीमा के लिए देखनी है, राइट, किसी तरह की कोई इसको इंजरी इरिटेशन है तो वो आपने असेस करना है। देन असेस द क्लाइंट्स कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एबिलिटी टू रिटेन फ्लूइड, ठीक है, पेशेंट का जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ठीक है, पेशेंट से पूछना है आपने कि वो उस पर कंट्रोल कर पाता है, जब उसको मोशन आता है, जब वो डेफिकेट करता है तो उसे कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता है,
क्योंकि उससे पता चलेगा कि अंदर जो फ्लूइड डाला है आपने, ठीक है, इंस्टिल किया है जो फ्लूइड आपने वाया रेक्टम, वो उसको रिटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देन असेस फॉर फिजिशियंस ऑर्डर नेचर ऑफ एनीमा, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। आपने डॉक्टर का ऑर्डर जो है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, आपने उसको रिवाइज करना है कि किस तरह का एनीमा जो है पेशेंट जो है वो देने के लिए बोला है डॉक्टर ने पेशेंट को, और डॉक्टर ने ये बोला है या नहीं बोला है कि कुछ स्पेसिमन जो है वो कलेक्ट करना है आफ्टर द प्रोसीजर, मतलब कि जो स्टूल आएगा या जो फीसेज आएंगी उसको कलेक्ट करना है या नहीं करना है, वो भी आपने डॉक्टर के ऑर्डर में चेक करना है। देन नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड यूनिट, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड यूनिट में सबसे पहला स्टेप आपका जो आएगा दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। क्लाइंट को आपने प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना है और उसको बताना है कि लाइक एनीमा जब आप देंगे तो एनीमा देने के साथ साथ उसे क्या डिस्कम्फर्ट जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है प्रोसीजर की, कितना अमाउंट का फ्लूइड जो है वो आप अंदर इंस्टिल कर रहे हो, कौन सा फ्लूइड आप इंस्टिल कर रहे हो, वो सब पेशेंट को आपने बताना है। देन नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय एनीमा फ्लूइड एंड नीड फॉर रिटेनिंग द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, ठीक है। तो पेशेंट को बताना है आपने कि जो सॉल्यूशन आप अंदर इंस्टिल कर रहे हो उसको कुछ टाइम के लिए पेशेंट को रिटेन करना चाहिए, ठीक है, और रिटेन करने के उसको क्या बेनिफिट्स है। देन नेक्स्ट आता है प्रोवाइड प्रिवेसी, ठीक है, पेशेंट को प्रिवेसी आपने प्रोवाइड करनी है। देन कवर द पेशेंट विद बाथ ब्लैंकेट, ठीक है, पेशेंट को आपने बाथ ब्लैंकेट से कवर करना है और सिर्फ जो उसका रेक्टम और एनस वाला जो एरिया है सिर्फ वो एक्सपोज रहना चाहिए, बाकी का पेशेंट को आपने बाथ ब्लैंकेट से कवर कर देना है। देन रिमूव द बैक रेस्ट एंड पिल्लोज, अगर पेशेंट के पीछे कोई बैक रेस्ट लगा हुआ है और हेड के नीचे पिल्लोज हैं तो आपने उनको रिमूव कर देना है। देन कीप ऑल द आर्टिकल्स अरेंज्ड ऑन द बेड साइड लॉकर, जो भी आर्टिकल्स आपने रेडी करे हैं उन सभी आर्टिकल्स को आप पेशेंट की बेड साइड पे लेके जाएंगे। Adjust the IV stand to hold the enema can at the appropriate height. This is very much important. जो IV stand होगा उसके साथ आप एनीमा कैन को हैंग करेंगे, ठीक है, और उस कैन की हाइट जो है वो अप्रोप्रिएट हाइट होनी चाहिए ताकि जो एनीमा का इफेक्ट है वो अचीव हो सके। देन एक्सपोज ओनली द एनस ऑफ द क्लाइंट, पेशेंट का सिर्फ एनस एक्सपोज होना चाहिए, बाकी का आपने पेशेंट को बाथ ब्लैंकेट से कवर कर देना है। इतना क्लियर है बेटा प्रोसीजर में आपको? यस मैम। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स हम दे रहे हैं इन केस ऑफ लाइक सोप एंड वाटर एनीमा, मतलब आप पेशेंट को दे रहे हो सोप एंड वाटर एनीमा, तो उसमें आपको क्या क्या आर्टिकल्स जो है वो आपको चाहिए। सबसे पहले यू नीड वन स्क्रीन टू प्रोवाइड प्राइवेसी टू द क्लाइंट, देन यू नीड एनीमा ट्रे विद एन एनीमा कैन, एक एनीमा ट्रे आपने लेनी है, उसमें आप एनीमा कैन रखेंगे, उस कैन के अंदर वो सोप सॉल्यूशन जो है वाटर वाला वो बनेगा, ठीक है। देन एनीमा कैन को अटैच करने के लिए आपको ट्यूबिंग्स चाहिए, वो ट्यूब्स चाहिए जो कि फिर आप आगे पेशेंट के रेक्टम के अंदर इंसर्ट करोगे, और आपको ट्यूबिंग चाहिए विद क्लैंप, ट्यूबिंग के अंदर क्लैंप लगा होना चाहिए। वो क्लैंप का फायदा क्या है कि आप उसको स्टॉप कर सको फ्लूइड को और फिर दोबारा से रिलीज कर सको। देन यू नीड अ रेक्टल ट्यूब इन अ स्टेराइल कंटेनर, ठीक है, फिर आपको एक रेक्टल ट्यूब चाहिए जो कि आप ट्यूबिंग के आगे लगाओगे और पेशेंट के रेक्टम में इंसर्ट करोगे। अब ये जो रेक्टल ट्यूब है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एडल्ट पेशेंट होते हैं उसके अंदर जो रेक्टल ट्यूब का साइज होता है जो हम यूज करते हैं वो हम 22 to 30 फ्रेंच की यूज करते हैं, ठीक है, 22 to 30 फ्रेंच की। देन चिल्ड्रन के अंदर हम यूज करते हैं साइज जो है रेक्टल ट्यूब का दैट इज 12 to 18 फ्रेंच, ठीक है, 12 to 18 फ्रेंच की हम यूज करते हैं रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनीमा। देन यू नीड एनीमा सॉल्यूशन, एनीमा सॉल्यूशन आपको कौन सा आपने बनाया है यहाँ पे, सोप एंड वाटर का, और टेम्परेचर जो आपने रखना है सॉल्यूशन का वो होना चाहिए 105 to 109 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, और अगर चिल्ड्रन में आप यूज कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर जितना होना चाहिए दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन आपको लोशन थर्मामीटर चाहिए ताकि आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेक कर सको कि टेम्परेचर है कितना सॉल्यूशन का। देन यू नीड अ lubricating jelly, lubricating jelly का क्या काम है यहाँ पे बताइए, what is the purpose of lubricating jelly over here? Yes, I am waiting. कोई डिफिकल्ट आंसर नहीं है इसका, जल्दी से बताओ। ल्यूब्रिकेटिंग जेली किस लिए यूज करते हैं हम? मैम रेक्टम के अंदर डालते हैं हाँ, सके।
बिल्कुल, जो रेक्टल ट्यूब आपने अंदर इंसर्ट करनी है उससे पेशेंट को इरिटेशन ना और वो इजीली अंदर चले जाए, इसलिए उसको ल्यूब्रिकेट करके हम अंदर इंसर्ट करते हैं। वेरी गुड, राइट। देन यू नीड 1 आउंस ग्लास टू मेजर द एनीमा सॉल्यूशन। आउंस ग्लास होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका कितना सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हुआ है। देन आपको मैकिंटॉश और टॉवल चाहिए या ड्रॉ शीट चाहिए ताकि आप पेशेंट के बटेक्स के नीचे रख सको और जिससे पेशेंट का बेड लिनन जो है वो खराब ना हो। देन यू नीड अ बाथ ब्लैंकेट। बाथ ब्लैंकेट का पर्पस क्या है यहाँ पे? पेशेंट को कवर करने के लिए। देन आपको डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए और आपको आईवी स्टैंड चाहिए। आईवी स्टैंड किस लिए चाहिए? यहाँ पे आईवी स्टैंड के ऊपर, इंट्रावीनस स्टैंड के ऊपर आप क्या हैंग करोगे? एनीमा कैन। हाँ, एनीमा कैन आप हैंग करोगे, ठीक है। देन अब क्या है, आपने पेशेंट को एनीमा दे दिया। एनीमा देने के बाद पेशेंट को अब स्टूल पास करना होगा ना, उसको डेफिकेट करना होगा। तो डेफिकेट करने के लिए पेशेंट बेड पे ही है, तो आपने उसको बेड पैन भी ऑफर करना है। क्या ऑफर करना है आपने उसको? बेड पैन, राइट। तो बेड पैन ऑफर करने के लिए आपको कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए वो भी आप नोट कर लेंगे। सो यू नीड अ ट्रे कंटेनिंग अ मैकिंटॉश। आपको एक मैकिंटॉश चाहिए होगा। देन यू नीड अ जग विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और वाटर टू क्लीन द पेरिनियम। जब पेशेंट डेफिकेट कर देगा, स्टूल पास कर देगा, तो उसके पेरिनियम को क्लीन करने के लिए आपको एक जग चाहिए जिसमें कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा या फिर वाटर होगा। देन आपको वेट कॉटन बॉल्स चाहिए बोल के अंदर। उन वेट कॉटन बॉल से आप पेशेंट के पेरिनियम को क्लीन करेंगे और अगर पेशेंट खुद से कर सकता है तो पेशेंट खुद, आप उसको ऑफर करेंगे कि वो खुद से क्लीन करे। देन अ पेपर बैग आपको चाहिए। देन यू नीड अ सोप डिश विद सोप, ठीक है। सोप डिश विद सोप चाहिए आपको। सोप डिश विद सोप आपको यहाँ पे इसलिए चाहिए, अगर पेशेंट अपना पेरिनियम खुद क्लीन कर सकता है तो वो सोप एंड वाटर से खुद क्लीन करेगा। Then you need one towel to dry the perineum. Then you need a washcloth, ठीक है। washcloth भी आपको चाहिए अगर पेशेंट खुद क्लीन कर सकता है तो। Then a bed pan with cover, आपको बेड पैन चाहिए कवर के साथ। Then you need a towel or a small pillow to support the lumbar curve, क्योंकि पेशेंट के नीचे आप हिप्स वाले एरिया में आप रखोगे बेड पैन, ठीक है। तो उससे पेशेंट का जो लंबर कर्व होगा ना वो थोड़ा हवा में हो जाएगा। तो उसके नीचे सपोर्ट देने के लिए आपको एक टॉवल चाहिए, या टॉवल को रोल करके आप पेशेंट के लंबर एरिया के नीचे रख दोगे, या फिर अगर टॉवल आपके पास नहीं है तो आप एक छोटा पिल्लो रख सकते हो। उससे क्या है, पेशेंट का जो लंबर कर्व होगा उसको सपोर्ट मिलेगा। समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. देन आता है स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर इसके इस तरह से है। सबसे पहले यू आर सपोज टू वॉश द हैंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। देन आफ्टर दैट एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड प्रोवाइड प्रिवेसी। पेशेंट को आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और उसको प्रिवेसी प्रोवाइड करनी है। देन प्लेस द मैकिंटॉश अंडर द पेशेंट्स हिप, ठीक है। पेशेंट के हिप्स के नीचे आप मैकिंटॉश रखेंगे एंड पोजीशन द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल विद द राइट नी फ्लेक्स। पेशेंट को आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे और उसका जो राइट नी होगा, ऊपर वाला जो नी होगा, उसको आप थोड़ा सा फ्लेक्स कर देंगे। देन आपने पेशेंट को कवर करना है बाथ ब्लैंकेट के साथ और सिर्फ उसका रेक्टम जो है वो एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। देन प्लेस द बेड पैन और द पेशेंट को आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी हुई है, फिर आप बेड पैन को जो है वो पेशेंट के हिप्स के साथ लगा देंगे, ठीक है। देन असेंबल एनीमा कैन, ट्यूबिंग, क्लैंप, रेक्टल ट्यूब, ठीक है। इन सब चीजों को आप असेंबल कर लेंगे। देन आफ्टर दैट चेक टेम्परेचर फॉर द सोल्यूशन एंड पोर द सोल्यूशन इनटू द कैन, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे सोल्यूशन का और उसको कैन के अंदर डाल देंगे। देन रेज द कंटेनर 30 to 45 सेंटीमीटर अबव द एनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा के क्वेश्चन होता है ये, कि जो एनीमा कैन होगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो एनीमा कैन जो होता है वो पेशेंट के एनस से 30 से 45 सेंटीमीटर ऊपर आपने जो है वो हैंग करना है। Then again you are supposed to wash your hands and wear the gloves. Then lubricate the sides of the rectal tube with Vaseline or lubricating jelly. जो rectal tube होगी उसको आपने lubricate कर लेना है Vaseline या lubricating jelly के साथ. Then gently separate the buttocks, locate anus and insert the rectal tube. फिर आपने buttocks को जो है वो separate करना है अपने एक हाथ के साथ और anus को locate करके उसके अंदर rectal tube जो है वो आपने insert कर देनी है, ठीक है। अडल्ट के अंदर आपने 7 to 10 सेंटीमीटर अंदर डालनी है और चिल्ड्रन के अंदर 5 to 7 सेंटीमीटर आपने अंदर डालनी है रेक्टल ट्यूब। और पेशेंट को बोलना है कि जब रेक्टल ट्यूब उसके अंदर जा रही है तब उसको गहरी लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रेथ उसको लेनी है। Then hold the tube in rectum constantly until the end of the fluid installation, ठीक है।
तो जो ट्यूबिंग होगी उसको अच्छे से होल्ड करके रखना है जब तक उसके अंदर जो फ्लूइड जो है वो अंदर इंस्टिल हो रहा है। देन ओपन रेगुलेटिंग क्लैम्प टू एक्सपेल एयर एंड अलाउ द सॉल्यूशन टू एंटर स्लोली। जो क्लैम्प लगा होगा ट्यूबिंग के साथ उसको आपने खोल देना है ताकि फ्लूइड जो है वो अंदर जाए रेक्टल ट्यूब के थ्रू और धीरे धीरे जाएगा। एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ डिस्टेंशन इज नॉर्मल। पेशेंट को बताना है कि अब आपके अंदर फ्लूइड जा रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पेट में डिस्टेंशन हो रही है तो वो नॉर्मल फीलिंग है। Then advise the patient to retain the solution for 15 to 20 minutes. पेशेंट को बोलना है 15 से 20 मिनट तक उसको फ्लूइड जो है वो अंदर रिटेन करके रखना है। Replace the enema can and tubing in proper receptacle after thorough washing. ठीक है, जब आप पूरा का पूरा अंदर चले जाएगा सोल्यूशन तब आपने रिप्लेस कर देना एनीमा कैन को, ट्यूबिंग को, ठीक है, अच्छे से उसको साफ करने के बाद। Then after that the nurse raises the client's head about 30 degree. ठीक है, देने के बाद एनीमा देने के बाद पेशेंट का जो हेड होगा 30 डिग्री जो है वो हमने रेज कर देना, मतलब उसको सेमी पोलर पोजीशन जो एक तरह से है वो हमने दे देनी है। एंड आस्क द पेशेंट टू रेज हिज हिप्स बाय बेंडिंग द नीज एंड लिफ्टिंग द हिप्स अपवर्ड। ठीक है, और पेशेंट को बोलना है कि उसको अपने हिप्स जो है थोड़े से रेज करने हैं ऊपर ऊपर की तरफ और नीज को बेंड करना है। ठीक है, नीज को बेंड करना है। देन द नर्स प्लेसेस अ हैंड पाम अंडर द क्लाइंट सैक्रम रेस्टिंग द एल्बो ऑन द मैट्रेस। नर्स की जो एल्बो होगी मैट्रेस के ऊपर होगी और उसको अपना हैंड जो है वो पेशेंट के सैक्रम को सपोर्ट करना है, यूजिंग एज अ लीवर टू हेल्प इन लिफ्टिंग व्हाइल स्लिपिंग द पैन अंडर द क्लाइंट। ठीक है, तो पेशेंट के नीचे पैन रखने के लिए, ठीक है, ये पोजीशन जो है वो हम यूज करेंगे। Then pour water to allow the client to clean the perineum and assist in wiping himself dry. ठीक है, अब पेशेंट को हम बोलेंगे कि पानी जो है वो पेरिनियम पे या थोड़ा सा डाले अपने, ताकि वो पेरिनियम वाला एरिया जो है वो क्लीन हो सके और जो वेस्ट होगा वो सारा किस में जाएगा, बेड पैन के अंदर। Then lower the head of the bed flat and assist the client to roll on to one side facing against you. अब पेशेंट का बेड का जो आपने हेड साइड ऊपर किया था उसको आप नीचे कर देंगे और पेशेंट को बोलेंगे एक साइड लेने के लिए। ठीक है, देन प्लेस द बेड पैन फॉर्मली अंडर द बटेक्स। ठीक है, आप बेड पैन को जो है वो फॉर्मली बटेक्स के नीचे रखना है और अगेन पेशेंट को बोलना है कि ही हैज टू रोल बैक ऑनटू द पैन फ्लैट इन द बेड। ठीक है, विद द क्लाइंट पोजीशन कंफर्टेबली रेज द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री। अब फिर से उसका हेड का जो एंड होगा, बेड हेड एंड होगा बेड का, उसको 30 डिग्री जो है वो रेज करना है। ठीक है, और एक छोटा टॉवल या स्मॉल पिलो पेशेंट के सैक्रम के नीचे रखना है, राइट। और पेशेंट को आप फिर बोलेंगे कि अपना जो नीज है उसको फ्लेक्स करना है ताकि एक स्क्वाटिंग पोजीशन बन सके। स्क्वाटिंग पोजीशन कैसे बन सकती है, वो लेटे लेटे लेटा हुआ है ना पेशेंट अभी, तो उसका हेड एंड जो है वो आप 30 डिग्री रेज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट हेड की तरफ से उठेगा और उसके नीज जो होंगे वो फ्लेक्स होंगे और उसके हिप्स जो होंगे वो बेड पैन के ऊपर होंगे। ठीक है, और जब पेशेंट को आप ये पोजीशन दे देंगे तब आपने जो है पेशेंट को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना है ताकि वो स्टूल जो है वो पास कर सके बेड पैन के अंदर, और वेट करनी है कि पेशेंट आपको आवाज मारे कि ही हैज फिनिश्ड, है ना, और उसके बाद आप पेशेंट के पास जाएंगे जब पेशेंट आपको बुलाएगा। उसके बाद नर्स जो है वो क्लाइंट को कहेगी अपने हिप्स को रेस करने के लिए एंड उसको एक तरफ को रोल ऑफ होने के लिए, and the nurse holds the pan steady. ठीक है, and avoid pulling or showing the pan from under the client's skin. ठीक है, एकदम से पैन को खींचना नहीं है, पेशेंट साइड लेगा, उसके बाद आपने पैन जो है वो हटाना है, राइट। क्लियर बेटा? So this was Yes, about the ma'am. procedure of giving enema. अभी मैं आपके साथ YouTube पे डेमोस्ट्रेशन वीडियो अवेलेबल है इसकी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह से आपने एनीमा जो है वो देना होता है और कितना हाइट रखना है कैन का, और कैसे आपने जो है वो बेड पैन पेशेंट को ऑफर करना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसीजर। एनी डाउट्स इन दिस? No, यस, ma'am. ठीक है, अभी आप डेमोस्ट्रेशन देख लेंगे एक बारी यूट्यूब पे भी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जब भी आप नेक्स्ट कॉलेज आएंगे तो आपकी डेमोस्ट्रेशन ही मैंने प्लान करके रखी हुई है, स्केड्यूल बनाया हुआ है किस तरह से हमने डेमोस्ट्रेशन देनी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच।